हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ग इक्वेशन यानी कि स्क्वायर इक्वेशन। स्क्वायर इक्वेशन को आज हम स्टडी करने वाले हैं और स्क्वायर इक्वेशन का जो टाइप है वो बेसिकली इस टाइप का होता है, लेकिन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसको हम द्विघात समीकरण भी बोलते हैं, तो वो भी इसी के अंडर में बेसिकली आती है। या आप कह लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही हम स्क्वायर इक्वेशन कहते हैं, द्विघात समीकरण को ही हम वर्ग समीकरण कह सकते हैं। ओके, सो इससे पहले हमें देखना होगा कि कोई भी इक्वेशन बनती कैसे है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पहले भी बताया है मैंने कि व्यंजक होते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के, उनकी टर्म्स के अकॉर्डिंग एक पदीय, द्विपदीय, जैसे त्रिपदीय और ऐसे ही बहुपदीय आ जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो व्यंजक जो होते हैं सबसे पहले एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और फिर त्रिपदीय। अब जो एक पदीय व्यंजक होता है उसमें सिर्फ एक ही पद होता है। ओके, लेकिन जो द्विपदीय होता है, द्विपदीय के अंदर दो पद होते हैं, ऐसे ही त्रिपदीय के अंदर तीन पद होते हैं। लेकिन अभी हम बहुपद तक नहीं पहुँचे हैं। बहुपद क्या कहता है कि ऐसा व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं। तो दो या दो से अधिक पद होते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुए दो पद आने, फिर तीन पद आए, ऐसे ही चार पद आएंगे, ऐसे ही बहुत सारे पद भी आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक पदीय व्यंजक को छोड़कर इसको लेफ्ट अगर हम कर दें तो बाकी सारे द्विपदीय से आगे जितने भी पद आप ऐड करोगे वो क्या कहलाएंगे? बहुपदीय व्यंजक कहलाएंगे। और बहुपदीय व्यंजक को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम डिनोट करते हैं px से, मतलब ये बहुपद है। इसमें कोई कितने भी पद हो सकते हैं, दो पद भी हो सकते हैं, तीन पद भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ टर्म्स के अंदर। ओके, अब ये जो बहुपद है इसको हमने px से डिनोट किया, लेकिन यदि हम इसको, इस बहुपद को, किसी भी बहुपद को, मान लिया px कोई बहुपद है, उसको हमने जीरो के इक्वल रख दिया, तो जैसे हम जीरो के इक्वल रखते हैं वो बन जाती है हमारी इक्वेशन तो बन गई, लेकिन हमें ये नहीं पता ये कौन सी इक्वेशन है, एक घातीय इक्वेशन है, द्विघातीय इक्वेशन है या त्रिघातीय इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है अपना जो भी बहुपद है उसकी घात। ठीक है, सपोज़ करिए हमारे पास बहुपद ये है, ये हमारा बहुपद है और इस बहुपद को हमने जीरो के इक्वल रख दिया, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बना है लेकिन हमें ये नहीं पता ये कौन सा इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन हुआ घात के हिसाब से। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है? सबसे बड़ी घात 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, उससे छोटी 1 है, x की घात। ठीक है, जो भी वेरिएबल होता है उसकी हम घात देखते हैं। वेरिएबल यहाँ x है, ये इक्वेशन x के अंदर है, x में है, तो x की जो पावर है वो कितनी है? हाईएस्ट पावर 2 है, वही हमारी इक्वेशन की या बहुपद की घात कहलाती है। और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको इक्वेशन बनाते हैं या फिर उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये इतना होता ओनली तो इसको हम कहते हैं, अब 2 घात है इसकी हाईएस्ट, तो हम इसको कहते हैं द्विघात बहुपद। ओके, अभी हमने इस द्विघात बहुपद को जीरो के इक्वल रख लिया, तो जीरो के इक्वल रखने के बाद ये बन गया हमारा द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय इक्वेशन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये रही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस टाइप की हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसके साथ सपोज करिए इस टाइप के भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे इस टाइप के। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट मैंने ऐड कर दिया, यहाँ भी एक्स का कोफिशेंट मैंने लगा दिया, यहाँ 4 को मैंने सेम रखा। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर भी आपको क्या देखना है? ओनली पावर देखनी है। ठीक है, अपनी इक्वेशन की पावर देखिए कितनी है। वेरिएबल x है, x के अंदर हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें x की पावर कितनी है? हाईएस्ट 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। अब यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा कि मैंने शुरू में भी लिखा,
मानक रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पर a b c कोई भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर x एक वेरिएबल है, कोई भी चर है, कोई भी चर है, और a b c अचर हैं। ओके, और a इसकी कंडीशन है कि जहाँ पर a जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यदि a 0 हो गया तो ये वाला पूरा टर्म फिनिश हो जाएगा और हमारी द्विघात नहीं रहेगी, यानी कि पावर 2 नहीं रहेगी और ये क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगी। ओके, तो ये हमने समझा मानक रूप द्विघात समीकरण का, और द्विघात समीकरण कैसे बनती है। इसके अलावा भी द्विघात समीकरण हो सकती है, जैसे 5x² प्लस 20x इक्वल टू 0, ये भी द्विघात इक्वेशन हो सकती है। ओके, क्योंकि हाईएस्ट जो पावर है x की वो 2 है। ओके, तो इस हिसाब से ये भी हमारी क्या हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। अब हम सीखेंगे द्विघात समीकरण को हल करना। ओके, इस मेथड को हम लेंगे। इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे x² इक्वल टू k। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें इक्वेशन दिया है द्विघात समीकरण 5x² प्लस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0 को हल करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, जो भी हमें गिवन है। हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं a b c की वैल्यूज़ क्या हैं। a की वैल्यू अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करें, ax² यानी कि a की जगह पर क्या है 5 है और b की जगह पर क्या है 9 है, तो b की वैल्यू 9 हो जाएगी यहाँ से, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी प्रकार से 4 आ जाएगी। इसमें हमें फर्स्ट और लास्ट को लेना है। 5 और 4 को मल्टीप्लाई करके ऐसे फैक्टर कि उनको ऐड करके 9 आ जाए। ठीक है, यदि आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, और यदि आप इनको ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, जो कि यहाँ सिंपली आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 20 आया है, 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको ऐड करके 9 आ जाए। 20 के फैक्टर आप ऐसे कर सकते हो, 4 पंजे 20 और 5 एकम 5। अब यहाँ पर इसके फैक्टर आए हैं ये, इनको ऐड करके हमें ये मिलना चाहिए 9। तो देखो 5 और 4 को इजीली आप जब ऐड करोगे तो 9 मिल जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह का आपका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। ओके, 9 के जब फैक्टर 9 के जगह लिखोगे 5 प्लस 4 x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस x को अंदर लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा 5x, और जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा इसी तरह 4x प्लस 4 एज इट इज़। इसके बाद हम देखेंगे इन दोनों में से हमारे पास 2 पार्ट इधर हो गए और 2 इधर हो गए। अब पहले 2 पार्ट में से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, जो कॉमन है वो हम लिख लेंगे। 5x देखो दोनों टर्म्स के अंदर है, ध्यान से 5x दोनों टर्म्स में है तो हमने बाहर निकाल लिया। उसके अलावा जो भी बचता है वो हम अंदर लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ से हम जो भी कॉमन है वो देखेंगे। 4 दोनों के अंदर है तो दोनों टर्म्स के अंदर से बाहर निकाल लिया 4। अब यहाँ से 4 निकाला तो x बचा, और यहाँ से 4 निकाला तो 1 बचा। अब देखो, अब यहाँ पर एक टर्म है और प्लस के बाद दूसरी टर्म है। अब इन दोनों के अंदर भी कॉमन है, कौन जो सेम है वो कॉमन है, यानी कि कौन कॉमन है वो है x प्लस 1, यानी कि ये वाली जो टर्म है इसको हम लिखेंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। फिर इसको यहाँ से उठाएंगे तो कितना बचा 5x, और इसको यहाँ से निकाला तो कितना बचा 4, इस टाइप से। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन दोनों, ये दोनों जो बहुपद आए हैं इन दोनों को हमें 0 के बराबर रखना है, अलग अलग इस प्रकार से। और जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 1, और ये हो जाएगा
x इक्वल टू -1। ऐसे ही यहाँ पर हम पहले 4 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, और जब x को ले जाएंगे, ये गुणा में है तो ये भाग में जाएगा, x की जो वैल्यू रहेगी वो आएगी -4/5। इससे हमें पता चला है कि जितनी घात होती है हमारी इक्वेशन की, उतने ही हमारे पास x के मान निकल कर आते हैं। अब यहाँ x की घात 2 थी तो x के मान कितने निकल कर आए हैं, एक ये वाला -1 और दूसरा x इक्वल टू -4/5। तो द्विघात है तो 2 मान आएंगे, और ये जो मान आते हैं ये कहलाते हैं रूट्स या मूल, जो कि हमारी समीकरण की घात के बराबर होते हैं। अब हम देखते हैं वर्ग समीकरण, यानी कि टाइप x² इक्वल टू k। इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे वो इस टाइप के रहेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर है इसको हम दूसरी साइड लेकर जाते हैं, यहाँ वर्गमूल निकालते हैं और +-4 में आंसर आ जाता है। ओके, कुछ भी जो संख्या होगी उसका वर्गमूल निकाल लेंगे और इस तरह प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा। इसके बाद x² -25 है तो इसको इस साइड लेकर जाएंगे और आगे वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, वर्गमूल बन जाएगा और x इक्वल टू +-5 आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं। आपको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, यदि इसका एक मूल 2 है तो p का मान निकालना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, द्विघात इक्वेशन है तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी और 2 मूल कहलाएंगे। तो यहाँ पर एक वैल्यू यानी एक मूल दिया है और वो है 2, यानी कि x की एक वैल्यू आपको दे दी है, दूसरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मूल है तो हमारी जो इक्वेशन है ये उसको सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए हम अपनी इक्वेशन के अंदर इसको रखेंगे। तो जहाँ भी x है वहाँ पर हम 2 रखेंगे। इस प्रकार से जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हो जाएगा और p गुणा 2 यानी कि 2p लिख देंगे और 4 हो जाएगा इक्वल टू 0 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p - 4 इक्वल टू 0। अब 2p 8 - 4 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 - 4 4 और इक्वल टू 0 और p इक्वल टू, पहले हम 4 को उस साइड ले जाएंगे और फिर हम p की वैल्यू निकालेंगे, 2 को अब इस साइड ले जाएंगे क्योंकि ये गुणा में है तो भाग में जाएगा और ये हो जाएगा p इक्वल टू -2। तो इस प्रकार से हमारी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसमें p की वैल्यू आ गई है। यदि ये एक अच्छी तरह से यहाँ पर p ना होता तो ये जो इक्वेशन होती ये इस प्रकार से होती, p की वैल्यू कितनी आई है -2, इस प्रकार से होती। ठीक है, और इसके 2 मूल निकल कर आते, एक मूल 2 आता और दूसरा 1 आता। ओके, तो इसके जो मूल होते इस प्रकार से आते आपके पास जब आप इसे सॉल्व आउट करते। ओके, तो ये है हमारा वर्ग इक्वेशन का। और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसका परिमाप निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल वर्ग का, क्योंकि जो मैदान है वो वर्गाकार है। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र लिखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें वर्ग की भुजा पता चल जाएगी। इस प्रकार से 225 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 15 और मीटर स्क्वायर का जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा मीटर ओनली। तो a इक्वल टू 15 मीटर हो। उसके बाद हम परिमाप निकालेंगे। वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है और 4a का मतलब 4 गुणा भुजा। जहाँ a की वैल्यू क्या है 15, तो यहाँ आ जाएगा 15 चौक 60 मीटर आंसर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।